Hello students, today we will study वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। आज हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की स्टडी करेंगे। मैंने बताया था कि डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज? जिनमें जिसमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें तुम्हें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैंने कहा आई हैव 2 kg शुगर, आई हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई इससे। ये कहने की जरूरत नहीं आई हैव 2 kg शुगर मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कितनी ऐसा है क्या मैन? अगर तुमने बता दिया कि आई हैव 2 kg शुगर, तो शुगर मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने कहा व्हाट इज योर बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर मान लो हेल्दी पर्सन से पूछा तो तुम अप्रोक्सीमेटली यही बताओगे कि माय बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा थोड़ा बताओगे माय बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन लगा दोगे, मतलब एक्चुअल में तुम डायरेक्शन लगा ही नहीं सकते। स्केलर में तुम डायरेक्शन नहीं लगा सकते। अगर लगा दोगे डायरेक्शन तो क्या होगा? डेफिनेट सी बात है कि अगला बंदा तुम्हारे मानसिक स्थिति में संदेह हो जाएगा। क्यों भाई? ऐसा नहीं है कि तुम किसी के साथ भी वेक्टर, मतलब उसको वेक्टर बनाने के लिए किसी के साथ भी डायरेक्शन चस्पा कर दो। इट इज नॉट नेसेसरी। ये नहीं कि तुम किसी को कोई स्केलर है उसको वेक्टर बनाना है तो सर ने बताया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे दिया जाए तो वेक्टर हो जाता है, तो चलो लगा देते हैं इसके साथ डायरेक्शन भी वेक्टर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। स्केलर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है कि आप उसमें डायरेक्शन नहीं लगा सकते। उसमें डायरेक्शन आप नहीं लगा सकते। लगा देंगे तो वो पूरा अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इट विल डिस्ट्रॉय द मीनिंगलेस हो जाएगा वो, है ना। आपका स्टेटमेंट ही मीनिंगलेस हो जाएगा। मैंने कहा व्हाट इज टाइम? आपने कहा इट इज 4:30 इंक्लाइंड एट एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल। व्हाट डज इट मीन? तो हर स्केलर के साथ आप देखेंगे अगर उसमें डायरेक्शन लगा भी दिया जाए तो भी वो स्केलर वेक्टर नहीं बदल जाएगा, क्योंकि वो स्केलर बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करने के लिए बना है। वो बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करने के लिए बना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पॉइंट को लिखिए, राइट डाउन, लिखिए इसको। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। डायरेक्शन के बेसिस पे मैं इसको बेसिकली क्लासिफाई कर रहा हूं। स्केलर क्वांटिटीज, इसमें लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी which can be completely expressed with its magnitude only, with its magnitude only, with its magnitude only। अच्छा, बहुत से बच्चों को मैग्नीट्यूड भी नहीं मालूम होता है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? कौन बताएगा? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैंने लिखा सर किसी चीज का वैल्यू, अच्छा मैंने लिखा 20 न्यूटन
ठीक है ना? तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं, आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने लिखा 100 kg, इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं, आप क्या इसमें मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सर 20 और 100। दैट इज बेसिक मिसकंसेप्शन, यही होता है बच्चों के दिमाग में, उसी को मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रीवियस क्लास से बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनमें ये मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों में देखा गलत होता है। एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ यूनिट ये मिल करके मैग्नीट्यूड बनता है। कीप इन माइंड, बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि वो 20 को मैग्नीट्यूड समझते हैं। सर अगर यूनिट नहीं हुआ तो? नो 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 नो, न्यूमेरिकल वो तो वैल्यू हो गई सिंपली। जब फिजिकल क्वांटिटी में यूनिटलेस क्वांटिटीज भी होती हैं तो उसमें यूनिट ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, उसको फिर जो भी है वही है ही, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर वो यूनिट के साथ है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विथ यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको लिख लेने चाहिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विथ यूनिट। ठीक है ना? ठीक है बच्चा? ओके, तो मैंने स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या बताया? क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली विथ मैग्नीट्यूड ओनली, विथ मैग्नीट्यूड ओनली। अब इसमें कौन कौन सा है? शुरू में जो मैंने बोला एग्जांपल दिया वही बोल दे रहा हूं। मास, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, है ना? सर स्पीड होगा? डेफिनेट सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो जब डिस्टेंस स्केलर है और टाइम भी स्केलर है तो दो स्केलर को मिला के आप कहीं से वेक्टर को क्रिएट कर नहीं सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेफिनेटली स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है बच्चा? अच्छा बताइए एक बात, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों हुई? जबकि हम सर्किट बनाते हैं तो करंट की तो एक डायरेक्शन देता है। हाँ सर, वही इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। दैट इज, आप यहाँ पे करंट की एक डायरेक्शन होती है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? देखिए इसके दो रीजंस होते हैं। क्यों इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं? इसके दो रीजन है। एक मैं जनरल रीजन बताऊंगा और एक मैं पर्टिकुलर रीजन बताता हूं। जनरल रीजन ये है कि किसी की अगर डायरेक्शन अंडरस्टूड है, फिक्स है, तो आप उसको अलग से अगर किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पीयर इज फ्लोइंग, तो एक तो जनरल कंडीशन फिक्स है, इसकी जनरल डायरेक्शन फिक्स है कि 2 एम्पीयर की करंट हायर पोटेंशियल से निकल के लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही होगी। करंट हमेशा किधर फ्लो करती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू, तो उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक जनरल रीजन में बता रहा हूं। करंट जब भी आप फ्लो करा रहे हैं तो वो एक फिक्स, दो फिक्स पॉइंट के बीच वो फ्लो करेगी। एक का पोटेंशियल हायर होगा, दूसरा का पोटेंशियल लोअर होगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो एक जनरल एक फिक्स डायरेक्शन होने की वजह से भी आप ये बोल सकते हैं कि हमें बार बार डायरेक्शन बताने की इसमें जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं है कि भाई फिक्स डायरेक्शन तो हो गई ना फिर इसकी, जब हम हमेशा जान रहे हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ
फ्लो कर रही है करंट। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर एडिशन या वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल क्या है, जैसे अभी आप लोगों को इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया नहीं है, आप अभी बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में है तो इसलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसको वेक्टर को, तो आप समझ लीजिए कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ये 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और यहाँ 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे अगर वायर लगा दिया जाए कोई तो इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो करनी चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि 3 और 4 दो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है √fx² + fy², यानी उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से √a² + b² होता है। ये जनरल पैरेललोग्राम मेथड है, मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ 5 होना चाहिए, तो वेक्टर एडिशन रूल को ये फॉलो नहीं करता। 90 डिग्री होने पे 5 होना चाहिए, और यही एंगल अगर वेरी करते चले जाए हम तो करंट सिर्फ एंगल के वेरी करने से वेरी कर जाएगी करंट। ये करंट एंगल के वेरी करने से वेरी कर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर तो 5 नहीं होता तो क्या आता है? दैट इज डिफरेंट। वो डिपेंड करेगा कि इस सर्किट के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस ब्रांच के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पर डिपेंड करता है वो सब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे वो पैरेललोग्राम मेथड के अकॉर्डिंग तुम नहीं निकाल सकते। तो दो रीजन मैंने बताया, जनरल दो रीजन मैंने बताया कि क्यों इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होते हुए भी हम इसको स्केलर बोलते हैं, क्योंकि पहला जनरलाइज्ड होती है उसकी डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी बात मैंने ये बताया कि डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल को ये फॉलो नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें लिख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर, प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? कंफ्यूज्ड? अच्छा फोर्स तो वेक्टर है, तो हेड पे इसके वेक्टर बैठा हुआ है। ये एरिया, ये स्केलर और मैग्नीट्यूड, इसका स्केलर और वेक्टर दोनों तरह डील हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स एक्चुअल में वेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्स अपॉन एरिया स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर, क्योंकि अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी प्रेशर को डिफाइन करने में आप उसी फोर्स को कंसीडर करते हैं जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ऑलरेडी फोर्स फिक्स डायरेक्शन दे रहा है, यानी जनरलाइज होती है इसकी डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको आपको बताना नहीं पड़ता है किसी को कि भैया देखो प्रेशर है इस डायरेक्शन में है। अंडरस्टूड? कि जो भी सरफेस है उस पे प्रेशर जो भी लग रहा होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसलिए प्रेशर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देखिए प्रेशर, तो कभी-कभी इन सब चीजों में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे भाई ये प्रेशर कैसे स्केलर हो गया, ऊपर वेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में दो चीजें हमारी याद रखिएगा। जनरलाइज्ड, जब डायरेक्शन जनरलाइज्ड फिक्स्ड होती है, फिक्स डायरेक्शन जब उसकी पहले से होती है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। आपको दिक्कत क्या है? स्केलर क्यों आप उसको वेक्टर क्यों बताते हैं? क्योंकि आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। भाई वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन बताए बगैर आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेशर आपने बता दिया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट नहीं है। यानी बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर, जहां भी बॉडी का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये प्रेशर काम कर रहा है। करंट आपने बता दिया, करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, थ्रू ब्रांच PQ।
ब्रांच में जो हायर पोटेंशियल होगा उधर से करंट चल के लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही होगी। तो कभी कभी डायरेक्शन होते हुए भी चीजें वो दो रीजन की वजह से बेसिकली स्केलर होती है, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सी स्केलर क्वांटिटी है। लिख लीजिए पावर, पावर लिख लिया आपने, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है स्केलर, ओके एटसेट्रा, बहुत सी क्वांटिटीज है। फिर ये वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? देखो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें बिना डायरेक्शन के आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगा, बिना डायरेक्शन के आपका स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगा। अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो स्टेटमेंट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। आपने कहा आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन अ बॉडी, सपोज ये बॉडी है, I have applied a force of 100 न्यूटन on a body। अब ये मान लीजिए ग्राउंड पे रखी हुई थी, अब 100 न्यूटन ऊपर से लगा दिया आपने, तो बॉडी का मूवमेंट कहीं नहीं होगा। वही 100 न्यूटन ऊपर लगा दिया तो बॉडी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो जाएगी। आपने राइट या लेफ्ट लगा दिया तो बॉडी राइट या लेफ्ट एक्सीलरेट हो जाएगी। तो आप अगर सिर्फ 100 न्यूटन बोल देते हैं तो आपके स्टेटमेंट से कंफ्यूजन है कि बॉडी का कंडीशन क्या होगा, मूवमेंट का, बॉडी का मोशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, राइट में हो रहा होगा, लेफ्ट में हो रहा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है मतलब ये उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। सर उसके लिए डायरेक्शन जरूरी है, उसके लिए डायरेक्शन जरूरी है। आप एक ही यूनिक डायरेक्शन होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, जिस डायरेक्शन के लिए आपका डिस्टेंस मिनिमम होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी मिल सकती है जब आप उस डायरेक्शन में चलेंगे, तभी आप उस फाइनल पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको देनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस स्केलर थी, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। एक्सीलरेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट आउट लिखिए द क्वांटिटीज which needs both magnitude and direction, the quantities which needs both magnitude and direction, the quantities which needs both magnitude and direction in order to express it completely. For example, displacement, velocity, acceleration, force, torque, इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज, टॉर्क, टॉर्क हो गया एटसेट्रा, है ना। बहुत सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज कभी-कभी स्केलर की तरह भी यूज करती होती है, कभी मतलब बिना डायरेक्शन की भी कभी-कभी यूज होती है और डायरेक्शन के साथ भी यूज। जैसे एरिया, एरिया कई जगहों पे आप देखेंगे वेक्टर की तरह भी यूज होता है, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वो डिपेंड करता है कि आप इन क्वांटिटीज को एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं और वो उसको उसी हिसाब से डिफाइन कर देते हैं उनको। जैसे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर अगर आप किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उस एरिया का डायरेक्शन उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में माना जा सकता है, उसको एरिया वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया,
अब ये एरिया अगर मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस एरिया को मैं क्या बोल दूंगा? एरिया वेक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन में आउटवर्ड में आपको बता दिया। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वांटिटीज वेक्टर की तरह डील की जा सकती है ना। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं? जो किसी एक्सिस के अलावा डिफाइन किए जाते हैं। जैसे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? किसी एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी के रोटेशनल एबिलिटी को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सिस जा रहा है और इस बॉडी पे फोर्स लगाया मैंने, तो ये इसके अबाउट घूमने लगेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टॉर्क जो होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाता है, किसी पाइवोटेड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाता है। तो टॉर्क क्या है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर जो होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट जो क्वांटिटीज होती हैं डिफाइन की गई, उन्हीं के लिए एक्सियल वेक्टर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो जैसे टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा, अगर ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, तो आर क्रॉस एफ मान लीजिए ऊपर की तरफ एक्सिस के अलाउंग, राइट हैंड थंब रूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेक्टर में। तो ये टॉर्क वेक्टर क्या है ना, एक्सिस के अलाउंग मिल रहा है, उसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एक्सिस कहीं से कहीं तक जा सकती है, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। इसलिए आप उस टॉर्क को यहां पे चाहें तो यहां पे भी रख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर। आप चाहें तो यहां पे भी उसको रख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर। तो एक्सिस के अलाउंग क्योंकि वो वेक्टर होता है, उसको कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो एक्सियल वेक्टर दोज वेक्टर्स व्हिच आर डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस और इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता। Axial vectors, the vectors which are defined about an axis of rotation. About an axis of rotation. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नॉट फिक्स। इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। पोलर वेक्टर, दूसरा लिखिए पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर किसको कहते हैं? जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, आप फोर्स अगर दिखाते हैं किसी वेक्टर मेथड से, ये वेक्टर मेथड है, मैं भी बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। तो अगर ये फोर्स आप दिखा रहे हैं एफ फोर्स वेक्टर, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स है। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? फिक्स है। इस लाइन की लेंथ फिक्स है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ पोलर वेक्टर। पोल्स है इसमें, पोल फिक्स है इसके, ठीक है ना। तो इस तरीके के वेक्टर जो एक्सिस के अबाउट डिफाइन नहीं किए गए हैं, इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, मतलब आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोई एक बार देख ले तो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज नोन एज पोलर वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको लिख लिया आपने? ओके। तो वेक्टर को एक्सियल और पोलर में क्लासिफाई किया गया है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें? देखो, स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केलर को रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए आपको मास को रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? ये जनरली इस तरीके से, अगर आप एक इस तरीके से हीप बना के इस हीप की जगह 4 kg लिख देंगे तो भी कोई समझ लेगा कि ये क्या रखा हुआ है? मास रखा हुआ है। स्केलर को कभी भी आपने सीखा नहीं है
पर्टिकुलर मेथड से रिप्रेजेंट करना। आप अभी तक रैंडम जैसे मन किया वैसे रिप्रेजेंट करते आए हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पे, अब ये ऐसे बना करके आपने इस पे 3 kg लिख दिया, तो 3 kg लिखते ही क्या पता चल गया? कोई मास है 3 kg का रखा हुआ है। आपने वेसल बनाया, उसमें लिक्विड भर दिया, अब हम इसका टेम्परेचर दिखाना चाहते हैं, तो अब इसको 20 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, ऐसे लिख दिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि हाँ भी जो लिक्विड लिया है आपका, उस लिक्विड का टेम्परेचर। तो एक्चुअली में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल स्केलर के रिप्रेजेंटेशन में हमने अभी तक नहीं सीखा है, और ना ही इसकी जरूरत महसूस की हम लोगों ने। कभी फील ही नहीं हुआ कि स्केलर को बहुत ही स्पेशल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, फील ही नहीं हुआ कभी। फील नहीं होगा तो हम उसको क्यों सोचेंगे कि हमको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअली में जो नीड, जो जरूरत महसूस हुई वो वेक्टर के रिप्रेजेंट करने की हुई। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हमको कैसे करना पड़ा, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना है। उसमें हमको क्या देना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए दोनों देना होता है, इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत महसूस हुई और हमने एक पर्टिकुलर मेथड से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। कैसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया? मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया और एक एरो हेड उसके ऊपर रख दिया। लाइन जो है उसकी लंबाई जो है, लेंथ है, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने लगी। यानी जितनी बड़ी लाइन खींचोगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। और एरो हेड ने इसने क्या रिप्रेजेंट किया? स्ट्रेट लाइन में नहीं, इसने इस लाइन में इसने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया, और ये एरो हेड ने क्या रिप्रेजेंट किया? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट हो गया? वेक्टर। तो बेसिकली हमने ये डेवलप किया मेथड कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा बड़ा होगा, हम उस वेक्टर की जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई है उतनी ही बड़ी कर देंगे। मैग्नीट्यूड कम होगा तो लंबाई कम कर देंगे। और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? एरो हेड यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा। अब इसको रिप्रेजेंट करने में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ डायरेक्शंस को हमने पहले से जूम कर लिया। जो हम मैप में डायरेक्शन लेते हैं उसी डायरेक्शन को हमने यहां भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। कैसे? जो मैप में आप डायरेक्शन लेते हैं उसमें क्या लेते हैं? ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भाई मैप में जो डायरेक्शन ली जाती है, मैप आप खोल के रख लीजिए, तो आप किसी भी लोकेशन को अपने को रिफरेंस अगर मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रिफरेंस पॉइंट हूँ, यहाँ से हम इस सिटी को किस डायरेक्शन में पाएंगे, तो आप अपने रिफरेंस से उस सिटी को, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो गए तो एक सिटी आपको इधर दिखाई दी, तो आप कहेंगे यार ये हमारे रेफरेंस पॉइंट से अलग, ये इस डायरेक्शन में सिचुएटेड है ये सिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे बेसिक में ये मैपिंग का यूज कर लेते हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस इसमें और इन्वॉल्व किए। फॉर एग्जांपल, अगर ये बीचों बीच से चला जा रहा है 45 डिग्री से इक्वली इंक्लाइंड, तो इसका नाम मैंने रखा नॉर्थ ईस्ट। इज इट क्लियर? तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, तब जाकर के वो इक्वल वेटेज दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट। दिस डायरेक्शन इज इक्वली इंक्लाइंड विद नॉर्थ एंड ईस्ट, हेंस इट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इस डायरेक्शन को बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। इक्वली इंक्लाइंड है दोनों तरफ से, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट बोल रहा हूं, है ना? सिमिलरली इक्वली इंक्लाइंड ये डायरेक्शन क्या होगा? साउथ ईस्ट, और ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चंस में लैंग्वेजेस होती हैं तो यही सब लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है ना? इसके अलावा अगर आपको डायरेक्शन कुछ और मैं बताता हूं,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर ये इक्वली इंक्लाइंड ना हो, कुछ ऐसे हो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं जी, ये इक्वली इंक्लाइंड है डेफिनेटली। ये एंगल अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे सपोज अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कम है और जो नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ ज्यादा झुकी हुई लाइन है, ईस्ट की तरफ इसका इंक्लिनेशन मतलब कम है, यानी ईस्ट की तरफ ज्यादा वो नजदीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इसको हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तो बोल नहीं सकते, तो इसको क्या बोला जाए? ड्यू अल्फा एंगल, अब वो भी जो भी हो 30 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री, अल्फा एंगल जो भी है आप जिसमें भी ले रहे हैं, ड्यू अल्फा एंगल, ड्यू माने के तरफ, अल्फा एंगल किसकी तरफ है? ड्यू अल्फा एंगल नॉर्थ, कहां से? ऑफ ईस्ट। ये लैंग्वेज है इसकी। ड्यू अल्फा एंगल, जैसे मान लीजिए अल्फा अगर 15 डिग्री है तो क्या बोलेंगे? ड्यू 15 डिग्री, ड्यू 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यदि 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, कहां से? ईस्ट से। लैंग्वेज समझ आ रही है? अब जैसे मान लीजिए इसको हमको बताना है, जैसे मान लीजिए ये 15 डिग्री है, इसको समझाना है, इसका डायरेक्शन देना है, इसका क्या डायरेक्शन देगा? बोलिए इसका डायरेक्शन क्या लिखें? ड्यू 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से 15 डिग्री किधर है? तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है डायरेक्शन देने में। ऑलरेडी माय पॉइंट। तो मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी बताया कि कुछ क्वांटिटीज स्केलर हैं, वेक्टर की तरह लगती है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्यों हैं। ठीक है, स्केलर का रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है वो मैंने यहां समझाया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शुरुआत में इनिशियल स्टेज में हम वेक्टर को किस तरीके से डायरेक्शन देते हैं वो मैंने इस तरीके से समझाया। उसका एंगल बड़ा हो जाए और वो अल्फा का जो एंगल बड़ा हो जाए, डेफिनेटली बड़ा हो जाए, मान लीजिए कितना एंगल हो, 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो फिर नॉर्थ उसकी जगह नॉर्थ डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। अब ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री हो जाएगा। हमारा जनरल फॉर्मेट यही है कि जो छोटे वाला एंगल होता है उसी को मैं रेफरेंस लेकर के बोलता हूं। लेकिन अगर आपने लिख दिया ड्यू 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वो गलत नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन आपको एग्जैक्टली पता चल गई उससे भी। ड्यू 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उससे भी पता चल गई। लेकिन बेसिक प्रैक्टिस हमारी यही होती है कि स्मॉल एंगल को रिफरेंस बना करके बोल देते हैं। जैसे ड्यू 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल दिया, मैं इसको ड्यू 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी बोल सकता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं सर, अगर हम अल्फा का वैल्यू अगर हम 60 रख दें और वो नॉर्थ की तरफ झुक गया, मतलब झुक गया जो मतलब पहुंच जाए, भाई 60 डिग्री तुम किधर से रखोगे? ऐसे ही रखोगे ना। ये मान लो 60 डिग्री हो गया, हां सर, तो उसका तो ये 30 डिग्री हो गया, तो तुम अब ये क्या बोलोगे? अगर 60 डिग्री यहां से यहां तक तुमने ले लिया, यही ना कह रहे हो? हां सर, तो ये 30 हो जाएगा, तो बोलो ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्या है? ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। You said it. Not getting my point? Okay.